यदि आप आईटीआई में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे हैं या आप आईटीआई संस्थान की प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, आप चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई से, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस साल 2026 में उत्तर प्रदेश आईटीआई प्रवेश प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनकी जानकारी न होने पर आपको एडमिशन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने सही विकल्प नहीं भरे तो आप अच्छी सीट मिलने का जो मौका है वो भी गंवा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अनुसार आईटीआई एडमिशन 2026 की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं शास्त्री सर और आप देख रहे हैं शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स चैनल। आज हम आईटीआई नई प्रवेश प्रक्रिया 2026 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे अब आईटीआई का जो प्रवेश होगा वो 5 चरणों में होगा। फ्लॉट या फ्रीज की पूरी जानकारी बताएंगे। फ्लॉट के लिए क्या शुल्क लागू रहेगा और नए शासनादेश में जिला आरक्षण नियम लागू कर दिया, यह क्या होगा। मेरिट आधार पर चयन जो कि पहले से ही होता है। महिला आवेदक के लिए शुल्क 100 रुपये कर दिया गया है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए कितना समय मिलेगा, चलिए शुरुआत करते हैं। प्रदेश शासन के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग के लिए डॉक्टर श्री हरिओम, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो आईटीआई के 2026-27 वर्ष के प्रवेश सत्र के लिए 1 जून 2026 को जो शासनादेश आया है, आप देख सकते हैं ये पूरा शासनादेश है और जिसमें आईटीआई की प्रवेश प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। आप ये शासनादेश हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं अथवा आप शासनादेश.up.gov.in से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको सही से समझाने के लिए हमने पीपीटी बनाई है, इससे समझाते हैं और यहाँ पर उतना अच्छा समझ में नहीं आया तो चलिए पीपीटी पर चलते हैं। जब आपका ऑनलाइन आवेदन के लिए 3 विकल्प होंगे। जब आवेदन करते समय आपको 3 विकल्प उपलब्ध होंगे। पहला, केवल सरकारी आईटीआई के लिए। यदि आप केवल सरकारी आईटीआई के लिए आप या PPP पे मॉडल जो आईटीआई होती है उनके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप केवल सरकारी ऑप्शन चूज करेंगे। दूसरा, केवल निजी आईटीआई के लिए। आप केवल निजी आईटीआई के लिए प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप केवल निजी आईटीआई पे क्लिक करेंगे। और तीसरा है निजी प्लस सरकारी। यदि आप चाहते हैं कि मैं पहले राजकीय में देखूं उसके बाद में निजी आईटीआई में मुझे प्रवेश मिल जाए, तो आप जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म करेंगे तो सब दोनों वाला टिक, सरकारी प्लस निजी वाला दोनों वाली टैब पर क्लिक करेंगे। आवेदन की प्रत्येक स्थिति में पंजीकरण शुल्क उसके जाति के अनुसार एक बार ही दे होगा, चाहे आप प्राइवेट के लिए करें चाहे गवर्नमेंट, चाहे दोनों के लिए करें, आपको केवल सिर्फ एक बार ही पंजीकरण शुल्क देना होगा। ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थी को अपना व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक व पूर्णांक, कक्षा 8 के उत्तीर्ण के संदर्भ में समस्त विषयों के समेकित तथा कक्षा 10 के विषय वार आरक्षण वर्ग अधिमानी अर्हताओं संबंधित सूचनाओं आदि को प्रविष्ट करना होगा। आप यदि कक्षा 8 की योग्यता रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारे विषय आपको वहाँ पर भरने होंगे और कक्षा 10 के संदर्भ में आपको सारे विषय भरने होंगे। आवेदन करते समय सही विकल्प चुनना आवश्यक है। एक बार आपने मान लीजिए निजी आईटीआई चूज कर लिया तो फिर आप दोबारा गवर्नमेंट आईटीआई को चूज नहीं कर सकते, या आप एक बार निजी और राजकीय आईटीआई दोनों का विकल्प चूज कर लिया तो आप इसको बदल नहीं सकते। अभी जिला आरक्षण नियम लागू हो गया है तो देखते हैं जिला आरक्षण नियम क्या है। 75% अभ्यर्थी जो होंगे वो उसी ज़िले के होंगे जिस ज़िले में आईटीआई है, यानी कि उसी ज़िले के मूल निवासी होने चाहिए। 25% अभ्यर्थी अन्य ज़िले के भी एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी ज़िले के सरकारी आईटीआई 75% सीटें उसी ज़िले के निवासियों के द्वारा आरक्षित रहेंगी। 25% सीटें अन्य ज़िलों के निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगी। ये सरकार ने नया नियम कर दिया है। इससे पहले क्या होता था कि किसी दूसरे ज़िले के व्यक्ति चाहे जितने भी एडमिशन ले सकते थे, लेकिन इससे छात्र संख्या कम रहती थी, तो इसको देखते हुए ये 75% अभ्यर्थी उसी ज़िले के होने चाहिए और 25% अभ्यर्थी अन्य ज़िलों के भी एडमिशन ले सकते हैं। न्यू टैब है। ऑनलाइन आवेदन के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या क्या रहेंगी। शैक्षिक योग्यता के अनुसार प्रवेश के विकल्प रहेंगे। आप किसी भी जनपद में राजकीय या निजी आईटीआई में यदि आप ऑनलाइन फॉर्म करते हैं तो संचालित व्यवसाय की मान्यता राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT
या एससीबीटी के अनुरूप उनमें प्रवेश हेतु वरीयता के विकल्प भरे जा सकते हैं। दोनों ही विकल्प आप भर सकते हैं, एनसीबीटी के भी और एससीबीटी के भी। सीटों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश। ऑनलाइन आवेदन के प्रारंभ में प्रदेश के समस्त आईटीआई में व्यवसायवार एनसीबीटी और एससीबीटी के मान्यता प्राप्त सीटों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिनके अनुरूप अभ्यर्थियों द्वारा वरीयता के क्रम में अपने विकल्प योजित भरे जाएंगे। एससीबीटी और एनसीबीटी जिन भी कॉलेज की मान्यता होगी उनके अनुसार वहां पर आपको विकल्प मिलेंगे। आप इनमें से कोई भी विकल्प चूज कर सकते हैं या दोनों चूज कर सकते हैं। किंतु भारत सरकार द्वारा प्रदेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक यदि किसी भी आईटीआई के किसी व्यवसाय में एससीबीटी मान्यता की सीटों को एनसीबीटी प्रदान कर दी जाएगी, तो उन व्यवसाय में प्रवेशित समस्त अभ्यर्थी को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात एनसीबीटी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही प्रदान किया जाएगा। यहाँ क्या कहा गया है कि यदि मान लीजिए किसी कॉलेज की ट्रेड अभी एससीबीटी है और सरकार ने उसको बीच में एनसीबीटी कर दिया है, तो उसको जो स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो सर्टिफिकेट उसको एनसीबीटी का ही मिलेगा। यहाँ पर व्यवसाय सीटों की जानकारी दी गई है और मान्यता के अनुसार एससीबीटी एनसीबीटी सीटें वरीयता क्रम में आप विकल्प भर सकते हैं। दो प्रकार की मान्यताएं होती हैं, एक एनसीबीटी और एससीबीटी। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षिक योग्यता का विवरण कैसे भरें। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक योग्यता के विवरण को भरा जाएगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प होंगे। यदि आप कक्षा 8 उत्तीर्ण हैं, उत्तीर्ण व्यवसाय में प्रवेश के हेतु इच्छुक हैं, तो आप कक्षा 8 के जो भी विषय लिए हुए हैं आपने उनके कुल विषयों को भी भरेंगे और उनके कुल अंकों को भी भरेंगे। अथवा यदि आप कक्षा 10 उत्तीर्ण व्यवसाय में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, तो आप कक्षा 10 के समस्त विषयों के प्राप्तांक हैं पूर्णांक को भर करके विषयवार अंक दर्ज करेंगे। तीसरा, यदि आप दोनों ही अर्थात कक्षा 8 एवं कक्षा 10 उत्तीर्ण व्यवसाय में के प्रवेश हेतु इच्छुक हैं, तो आप उसके द्वारा कक्षा 8 के सभी विषयों को समेकित करेंगे और फिर उसके बाद में कक्षा 10 के दोनों ही विकल्पों को आप दोनों के ही अंकों को वहाँ पर लिखेंगे। यदि अभ्यर्थी संबंधित बोर्ड परिषद संस्था विषयों में से अंकों के स्थान पर सीजीपीए सीजीपी सीपीआई द्वारा प्रदान किया गया, तो उनके स्थान पर समतुल्य अंक भरे जाएंगे। सीजीपीए या सीपीआई के हम कन्वर्ट करके समतुल्य अंक दर्ज कर लेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हेतु कम से कम 25 कार्य दिवस का समय दिया जाएगा। अभी कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाली है, तो आपको 25 कार्य दिवस का समय दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में उल्लिखित की गई किसी प्रविष्टि में कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसको संशोधन भी अंतिम तिथि के 2 दिन तक का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आज आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आप कल भी उसको सही कर सकते हैं। जब तक फॉर्म की लास्ट डेट है तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो 25 दिन का समय मिलेगा, तो यानी कि आवेदन जो करेक्शन की प्रक्रिया है फॉर्म करेक्शन की, वो 2 दिन अधिक तक चलेगी। 25 दिन का कार्य दिवस का आपको समय मिलेगा, 2 दिन अतिरिक्त समय मिलेगा, जहां पर आपकी कोई भी आप करेक्शन करना चाहते हैं अपने फॉर्म में तो करेक्शन कर सकते हैं। फिर करते हैं चयनित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन एवं प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान क्या है। चयनित अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय की गई प्रविष्टियों से संबंधित शैक्षिक योग्यता, आरक्षण एवं अधिमानी अर्हता संबंधी मूल अभिलेखों का सत्यापन संबंधित संस्थान द्वारा प्रवेश के समय किया जाएगा। आप कोई स्टूडेंट अगर फॉर्म फिल कर रहा है और उसकी शैक्षिक योग्यता उसने जो भर दी गई है, तो उसकी मूल अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा और उस जो आरक्षण वो लागू कर रहा है उसमें जैसे SC ST EWS OBC का और या कोई अधिमानी योग्यता का दावा कर रहा है, तो उसका प्रवेश के समय उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह सत्यापन संबंधित राजकीय ITI या राजकीय ITI PPP मॉडल अथवा निजी ITI द्वारा प्रवेश के समय किया जाए। दोनों ही, चाहे गवर्नमेंट ITI हो चाहे प्राइवेट ITI, दोनों के द्वारा ही किया जाएगा, जो कि पहले से किया जाता रहा है। प्रत्येक प्रवेशित अभ्यर्थी के समस्त मूल अभिलेख, ये बहुत बड़ी बात है, उसके प्रवेशित ITI में जमा रहेंगे, ऐसा शासन ने आदेश कर दिया है। और शासनादेश की कॉपी नीचे है, आप उसमें भी देख सकते हैं कहाँ पर है। जिन्हें नाम कटाने अथवा प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात वापस किया जाएगा। आपको एडमिशन के टाइम पे तो हर हालत में ही स्टूडेंट को ITI में मूल अभिलेख जमा करने होंगे। यदि मान लीजिए प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति तक
ये केवल प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति तक 5 चरण पूरे हो जाएंगे तो वो अपने डॉक्यूमेंट वापस ले सकता है। आईटीआई में जमा रहेंगे, यदि आप नाम कटा रहे हैं तो भी आपको वापस मिल जाएंगे। प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश के समय अपना अंतिम विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र, लास्ट स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा करना होगा। ये मैंडेटरी कर दिया, मैंडेटरी पहले भी था, इस बार फिर अच्छे से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन ले रहा है वो अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जरूर जमा करेगा। अब बात आती है, इन्होंने एक और अच्छा कर दिया है, प्रवेश के पश्चात या प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद या नाम कटने की स्थिति में संबंधित आईटीआई द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाएगा। आप टीसी जमा करिए। आप जब यहाँ से कोर्स पूरा कर लेंगे या बीच में कभी छोड़ करके जाएंगे तो आपको यहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, यदि किसी चयनित अभ्यर्थी के पास प्रवेश के समय अंतिम विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उसके लिए उसे 1 माह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा कि आप प्रवेश के समय नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप 1 माह का आपको समय दिया जा रहा है, आप 1 माह के बाद इसको अवश्य जमा कर दें। महत्वपूर्ण क्या, सभी अभ्यर्थी प्रवेश के समय अपने सभी मूल अभिलेख सही एवं पूर्ण रूप से प्रस्तुत करें। मूल अभिलेखों का सत्यापन अनिवार्य है तथा असत्य या अपूर्ण पाए जाने पर प्रवेश प्रक्रिया से आपको वंचित रखा जा सकता है या प्रवेश प्रक्रिया आपकी निरस्त की जा सकती है। ये एक बड़ी अपडेट है। प्रवेश में वरीयता में अतिरिक्त अंक भी प्रदान किए गए। राजकीय गवर्नमेंट आईटीआई या PPP मॉडल पर संचालित आईटीआई, शिक्षा व्यवसाय, कौशल विकास उद्यमिता विभाग उत्तर प्रदेश के नियमित या सेवानिवृत्त कार्मिक के पुत्र पुत्री, पति या पत्नी को प्रवेश में 10 अंकों की वरीयता प्रदान की जाएगी, अर्थात मेरिट में 10 अंक जोड़े जाएंगे। यदि कोई कर्मचारी यदि इस विभाग से संबंधित है, नियमित या सेवानिवृत्त अभी वर्तमान में काम कर रहा है अथवा सेवानिवृत्त हो चुका है, तो उसके पुत्र वो अपने बेटे बेटी या पत्नी है तो अपने पति को यदि आईटीआई में एडमिशन दिलवाते हैं तो उसको 10 अंकों की वरीयता प्रदान की जाएगी, मेरिट लिस्ट में 10 अंक जोड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा राजकीय आईटीआई में या PPP मॉडल आईटीआई में या निजी आईटीआई में यदि राज्य स्तर का कोई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश अगर प्रवेश लेता है तो उसको उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित 3 अंकों की वरीयता प्रदान की जाएगी, किंतु इसकी पूर्ति के अंतर्गत खिलाड़ी अभ्यर्थी के पास संबंधित मान्यता प्राप्त स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए। इसका अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर 10 अंक मिलेंगे यदि कोई किसी व्यक्ति के पिताजी, माताजी या पत्नी या पति इसी डिपार्टमेंट में है तो उसको 10 अंकों की वरीयता दी जाएगी, और यदि स्पोर्ट पर्सन है तो उसको 3 अंकों की वरीयता दी जाएगी। आईटीआई में आरक्षण व्यवस्था समान अवसर सशक्त समाज, राजकीय आईटीआई या PPP आईटीआई, निजी आईटीआई में SC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ST एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण तथा क्षैतिज प्रकृति के आरक्षण की व्यवस्था शासनादेश 22 अप्रैल 2013 के अनुसार जैसे अभी तक वर्तमान में मिलता आया है आपको आरक्षण, वैसी ही व्यवस्था रहेगी। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले शासनादेश अनुसार 10% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। EWS के लिए आपको 10% का आरक्षण दिया गया है। 5 चरणों की काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। पहले चरण में पहला चरण मेरिट के आधार पर सीट आवंटन होगा। दूसरे चरण में अपग्रेड सूची, नई सूची का आवंटन होगा। तीसरे चरण में शेष सीटों पर पुनः आवंटन और अपडेशन होगा। चौथे चरण में विशेष अपडेशन होगा। प्लॉट चुनने की व्यवस्था को भी मौका मिलेगा। जिला स्तर पर सीटों का प्रवेश होगा। कुल 5 चरण पारदर्शी मेरिट प्रक्रिया के आधार पर होंगे और प्रत्येक चरण की आप प्रवेश प्रक्रिया प्रत्येक चरण दर चरण समझते हैं। पहला क्या दिया, मेरिट के अनुसार सीट आवंटन। प्रवेश के प्रत्येक चरण के अंतर्गत अभ्यर्थी को उनकी मेरिट के अनुसार आवेदन आइए प्रवेश प्रक्रिया चरण दर चरण से समझते हैं। पहले नंबर मेरिट के अनुसार सीट आवंटन होगी। प्रत्येक चरण के प्रवेश के लिए अंतर्गत अभ्यर्थियों की उनकी मेरिट के अनुसार आवेदित किए गए जनपद, आईटीआई या व्यवसाय के विकल्प को क्रम में सीट आवंटित की जाएगी। उसके पश्चात उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सूचना भेज दी जाएगी मोबाइल नंबर पर
कि आपको सीट आवंटित हो चुकी है। उसके बाद आवंटित आईटीआई से संपर्क करना होगा आपको। फिर दस्तावेज सत्यापन करने के लिए वहाँ पर जाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको जो भी दस्तावेज हैं आपको वो जमा करने होंगे और उनका सत्यापन करना होगा, और जो भी वहाँ पर निर्धारित फीस है वो फीस जमा करनी होगी। उच्चीकृत विकल्प पर भी आप सहमति जता सकते हैं, और अगर आपको प्लॉट नहीं करनी है तो आप सीट लॉक करा सकते हैं। आइए अब आईटीआई में फ्रीजिंग या प्लॉट की व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। निजी आईटीआई में प्रवेश हेतु प्रथम व द्वितीय तृतीय चरण में रिक्त सीटों के विरुद्ध जनपद, संस्थान, व्यवसाय के उच्चीकृत विकल्प को दिए जाने हेतु फ्रीज प्लॉट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। आप निजी आईटीआई में प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में किसी भी संस्थान में, किसी व्यवसाय में आप सीट को अपग्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए फ्रीज और प्लॉट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। यदि आवेदक चयनित व्यवसाय संस्थान में प्रवेश ले लेता है और आवंटित व्यवसाय को फ्रीज करता है तो उसे नियमानुसार निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क जमा करना होगा। उसके पश्चात उसका एडमिशन मान लिया जाएगा। यदि आवेदक प्लॉट का विकल्प चुनता है तो उसे सीट एक्सेप्टेंस RS 1000 रुपये शुल्क राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश NCVT के खाते में ऑनलाइन जमा करेगा। इसके लिए उसे रसीद मिल जाएगी, वो निजी आईटीआई में दिखा करके अपना प्रवेश लिया जाना सुनिश्चित करेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रीज और प्लॉट की व्यवस्था में डिफरेंस क्या। फ्रीज और प्लॉट में क्या अंतर है। अपनी सीट को समझदारी से चुनें। फ्रीज का मतलब है जो सीट मिली है मुझे वही चाहिए। अगर आपको अपनी पसंद की आईटीआई ट्रेड मिल गई है और आपको कोई बदलाव नहीं चाहते हैं तो आप फ्रीज चुनेंगे। उदाहरण के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिल गई है और आप उसी में पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे फ्रीज कर दीजिए, आपकी सीट पक्की हो जाएगी, आगे सीट बदली नहीं जाएगी। निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क जमा करके इस संस्थान में आप पढ़ाई कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब है सीट फाइनल, कोई बदलाव नहीं करना है आपको। और वहीं प्लॉट की बात करें तो प्लॉट अभी यह सीट रख लो, लेकिन अगर बेहतर सीट मिले तो दे देना। अगर आपको मिली हुई सीट ठीक लग रही है लेकिन आप बेहतर आईटीआई ट्रेड का इंतजार कर रहे हैं तो आप प्लॉट चुनेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको कोपा ट्रेड मिली है लेकिन आपकी पहली पसंद इलेक्ट्रीशियन है, तो आप क्या करेंगे, प्लॉट को चुनेंगे। 1000 रुपये जो सीट एक्सेप्टेंस फीस वो उसे जमा करेंगे SCBT पर, और आपकी वर्तमान सीट सुरक्षित रहेगी। लेकिन बाद में बेहतर विकल्प मिला तो आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी। इससे क्या है कि आप फिलहाल में यह सीट रख लो और आगे बेहतर सीट मिले तो दे देना, नहीं तो आपकी वो पुरानी वाली सीट तो पक्की है ही। प्लॉट विकल्प को आसानी भाषा में समझ लें। यदि आप प्लॉट चुनते हैं तो आपको 1000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा, और इसके बाद में आप प्लॉट विकल्प को चुनेंगे, 1000 जमा करेंगे, रसीद प्राप्त करेंगे, बेहतर सीट के लिए अपग्रेड में शामिल होंगे, और पहले चरण में जो सीट मिली है उसको प्लॉट करने के बाद आप दूसरे चरण में जो आपको प्लॉट करने के पश्चात जो सीट मिल जाएगी उस पर आप बने रहेंगे। निजी आईटीआई में प्रवेश के रिक्त सीटों को भरने की प्रक्रिया क्या होगी। रिक्त सीटों की पहचान। सीट खाली की पहचान। यदि किसी भी चरण में किसी व्यवसाय हेतु अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प नहीं दिए गए हैं, अर्थात प्रवेश हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तब क्या होगा। उक्त चरण से निजी आईटीआई द्वारा रिक्त सीटों को भरने की कार्रवाई की जाएगी पंचम चरण की व्यवस्था के अनुरूप। मुख्य छूट क्या होगी या इसमें, इस प्रक्रिया के अंतर्गत निजी आईटीआई में रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं लागू रहेगी। जो भी आपको स्टूडेंट मिले उनका आप प्रवेश कर सकते हैं। पोर्टल से इतर अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया। योग्यता धारक अभ्यर्थियों को आप पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सीधे डायरेक्टली उनका प्रवेश ले सकेंगे। ये है निजी आईटीआई में रिक्त सीटें अगर बच गई हैं उसको भरने की व्यवस्था। आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है आईटीआई 2026 के एप्लीकेशन के लिए। तो आवेदन शुल्क की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये रहने वाला है, और SC ST OBC के लिए 250 रुपये। सभी महिला वर्ग को 100 रुपये ही केवल आवेदन चार्ज देना होगा। शुल्क सभी ऑनलाइन जमा करना होगा। आवश्यक दस्तावेज आपके क्या लगेंगे। आवश्यक दस्तावेज में मार्कशीट लगेगी 8 की, 8वीं 10th की, और आधार कार्ड आपको देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा यदि आप लागू हैं, निवास प्रमाण पत्र देना होगा आपको, पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना होगा, हस्ताक्षर देने होंगे, और स्कूल या संस्था द्वारा जारी आपका जो भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो देना होगा।
आईटीआई में आरक्षण व्यवस्था को भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। समान अवसर, प्रथम चरण के लिए जो प्रथम चरण की काउंसलिंग होगी उसमें सीटों का आवंटन कैसे होगा, तो यहाँ पर पूरे 9 बिंदु दिए गए हैं, उनको भी ठीक से समझ लेते हैं। एससीबीटी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण के नियमों के अनुरूप राजकीय आईटीआई या ट्रिपल पी मॉडल आईटीआई या निजी आईटीआई हेतु व्यवसाय वार एवं वर्गवार सीटों का विवरण तैयार कराया जाएगा एवं उसके सापेक्ष सीटों का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी को जो एडमिट कार्ड होगा, बुलावा पत्र होगा, उस पर राजकीय तथा निजी आईटीआई के अनुसार अपनी अधिकारी शिक्षताओं के आधार पर दिए गए रैंक प्रदर्शित होगी। ठीक है, पहले भी होती रही। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा राजकीय एवं निजी दोनों में प्रवेश आवेदन किया है तथा उसे राजकीय एवं निजी आईटीआई दोनों में प्रवेश का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, जैसा कि पहले से होता रहा, उसने दोनों में फिल कर दिया और दोनों जगह नंबर आ गया, तो वह जिस आईटीआई में पहला प्रवेश लेगा वही उसका अंतिम प्रवेश माना जाएगा तथा दूसरी आईटीआई में उसका चयन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दोनों अर्थात कक्षा 8 एवं 10 उत्तीर्ण अधिकारी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर संचालय व्यवसाय में आवेदन दिया गया है तथा उससे दोनों अधिकारी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर संचालय व्यवसाय में से एक अथवा प्रत्येक आरटीआई में सीट आवंटित हो जाती है, तो वह अपनी स्वेच्छा के अनुरूप जिस अधिकारी शैक्षिक योग्यता के व्यवसाय में प्रवेश लेगा उसी का अंतिम प्रवेश माना जाएगा। मान लीजिए आपने कक्षा 8 से भी अप्लाई किया, 10th से भी अप्लाई किया है और आपका मान लीजिए 10th से आपका सीट आवंटित हो गई है, तो आप जो 10th वाली लेना चाहें तो 10th वाली ले सकते हैं, 8th वाली लेना चाहें तो 8th ले सकते हैं। अन्य शैक्षिक अर्हता के व्यवसाय आईटीआई में उसे आवंटित सीट स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे। जो दूसरे जैसे कि 2 अलॉट हुए हैं और एक पे उसने एडमिशन ले लिया तो दूसरा वाला स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। प्रदेश के राजकीय एवं निजी आईटीआई में प्रथम चरण में सीटों के आवंटन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के जनपद को, संस्थान को, व्यवसाय को लिए यह परीक्षण टेस्ट किया जाएगा कि उसकी मेरिट एवं आरक्षण वर्ग के आधार पर उसके द्वारा चिन्हित प्रथम वरीयता के जनपद संस्थान में व्यवसाय में सीट आवंटित की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो उसके द्वारा वरीयता क्रम अगले संस्थान में, अगले जनपद में और अगले व्यवसाय के लिए यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी। जब तक कि वो मेरिट लिस्ट में आता है तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी और तत्पश्चात अगली वरीयता क्रम में अभ्यर्थी के लिए यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी। उसी क्रम में समस्त अभ्यर्थियों के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हुए सीटों का आवंटन किया जाएगा। 6वां विकल्प दिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा पंजीकृत किए गए व्यवसाय संस्थानों के विकल्प के आधार पर सीट आवंटन के चयन का परिणाम एससीबीटी उत्तर प्रदेश की परीक्षण समिति द्वारा संतुष्ट के आधार पर 3 दिवसों में तैयार करा करके एससीबीटी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा चयनित अभ्यर्थी को उनके मोबाइल पर मैसेज द्वारा सूचना प्रदेश की जाएगी। परीक्षण समिति का गठन होगा। आगामी 3 दिवस में आपका परिणाम तैयार हो जाएगा और एससीबीटी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और चयनित अभ्यर्थी को उसके मोबाइल पर मैसेज के द्वारा उसको सूचित कर दिया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी से उसके प्रवेश के समय संबंधित आईटीआई द्वारा विकल्प भी प्राप्त किया जाएगा कि वह अपग्रेडेशन की व्यवस्था के लिए इच्छुक है या नहीं। उससे आप विकल्प टिक कराएंगे कि आप उच्चीकरण चाहते हैं या उच्चीकरण के इच्छुक नहीं हैं। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेता है तो उसका आवंटन स्वतः ही निरस्त या रद्द माना जाएगा तथा वह अग्रेतर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण की प्रक्रिया से सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का निर्धारित अवधि में फर्स्ट काउंसलिंग में उसका नंबर आया, उसने कोई एडमिशन नहीं लिया तो वह प्रवेश प्रक्रिया से बाहर माना जाएगा, नहीं उसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी काउंसलिंग में उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यदि निजी आईटीआई में प्रवेश हेतु किसी भी चरण में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा विकल्प नहीं दिए गए अर्थात प्रवेश हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो उक्त चरण से ही पंचम चरण में प्रवेश लेने व्यवस्था के अनुरूप रिक्त सीटों को भरने का कार्य निजी आईटीआई कर सकेगा। यदि मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, उसने किसी भी चरण में कोई विकल्प नहीं दिए, अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं है, तो वो 5वें चरण में जाकर जो भी रिक्त सीटें हैं निजी आईटीआई उसको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करके भर सकते हैं।
द्वितीय चरण के लिए क्या है, द्वितीय चरण के उच्चीकरण सूची एवं नवीनतम आवंटन क्या है। राजकीय एवं निजी ITI में प्रथम चरण के प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों के कारण रिक्त रह गई सीटों पर अन्य प्रवेशित ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का उच्चीकरण किया जाएगा जिन्होंने अपने प्रथम चरण के प्रवेश के समय उच्चीकरण के विकल्प के सहमति प्रदान की थी। यदि किसी ने प्रथम चरण में, मान लीजिए रिक्त सीटें हैं और प्रथम चरण में उच्चीकरण के लिए आवेदन दिया है, तो उसको रिक्त सीट के उच्चीकरण में उसको विकल्प में वरीयता दी जाएगी। उच्चीकरण की प्रक्रिया में उच्चीकृत किए हुए प्रार्थी को अपने प्रथम चरण में प्रवेशित ITI में संपर्क करना होगा, जहां प्रशिक्षार्थी को उसके नवीन आवंटन के ITI में प्रवेश लेने के लिए हस्तांतरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रथम चरण में प्रवेशित ITI हस्तांतरण कर देगी दूसरे नवीन ITI को। नवीन ITI में प्रवेश हस्तांतरण पत्र के साथ संपर्क कर सकते हैं आप। राजकीय एवं निजी ITI में उच्चीकरण की प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत सर्वप्रथम ऐसे अभ्यर्थियों को अलग कर दिया जाएगा जिन्होंने प्रथम चरण में कोई भी राजकीय एवं निजी ITI आवंटित हुई थी। यानी कि प्रथम चरण में आपको अभ्यर्थी को अलग कर दिया जाएगा जिन्हें प्रथम चरण में आवंटित नहीं हुए। जिन अभ्यर्थियों ने उच्चीकरण प्लॉट को स्वीकार करते हुए सहमति प्रदान की है तथा उनके द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि नवीन आवंटित जनपद संस्थान व्यवसाय में उपस्थित होकर प्रवेश नहीं लिया जाएगा, तो उनके नवीन आवंटित जनपद संस्थान व्यवसाय को स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। आप दूसरी काउंसलिंग में आपको प्लॉट में भी आपने मान लीजिए प्लॉट करा दिया, फिर भी आपने एडमिशन नहीं लिया, तो भी आपका नवीन आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। आज मान लीजिए आपने प्लॉट करा दिया और संस्थान में प्लॉट के लिए जो तिथि दी गई थी, इस तिथि तक आपको एडमिशन लेना था या इस संबंधित ट्रेड में आपको पहुंचना था, तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये जो तिथि है उसके उपरांत आपका ये एडमिशन जो प्लॉटिंग व्यवस्था है वो कैंसिल मानी जाएगी, लेकिन जहां पहले था वो आपका बना रहेगा। निजी ITI में प्रवेश हेतु किसी भी चरण में किसी भी अभ्यर्थी हेतु किसी भी व्यवसाय में विकल्प नहीं दिए गए, अर्थात प्रवेश हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो उक्त चरण से ही पंचम चरण में प्रवेश की व्यवस्था करें। रिक्त सीटों भरने की निजी ITI द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। मान लीजिए सेकंड में भी आपके पास स्टूडेंट नहीं, तो आप अपने स्टूडेंट का डाटा बना करके तैयार रखिए। पांचवें चरण में रिक्त सीटों को भरने की निजी ITI द्वारा पूरी व्यवस्था की जाएगी। तृतीय चरण की काउंसलिंग की उच्चीकरण एवं नवीन आवंटन सूची में क्या बताया गया है। राजकीय एवं निजी ITI में प्रवेश द्वितीय चरण में प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों के कारण रिक्त रह गई सीटों पर चतुर्थ चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया है वो मात्र राजकीय ITI में प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु है। प्रथम चरण के प्रवेश के उपरांत ऐसे समस्त प्रवेशित अभ्यर्थी जो किसी कारणवश प्रवेश निरस्त कराने के इच्छुक हैं, अर्थात अपना नाम कटवाना चाहते हैं, तो उन्हें इसका अवसर पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। वो अपना नाम कटवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 3 दिवस का समय प्रदान किया जाएगा और आप अपना नाम कटवाना चाहते हैं, जिस किसी को भी लगता है मुझे ITI नहीं करनी है, वो अपना नाम कटवा सकते हैं। SCVT उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के नाम कटाने एवं अन्य कार्य से रिक्त अर्थात कुल परिणामी रिक्त सीटों के सापेक्ष ऐसे समस्त प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को उनकी मेरिट विकल्प के क्रम में उच्चीकरण का अवसर प्रदान किया जाएगा जिन्होंने किसी भी चरण में प्लॉट विकल्प सहमति प्रदान की थी। मान लीजिए एक व्यक्ति ने नाम कटा लिया है और एक व्यक्ति ने पहले प्लॉट कर दिया था अपनी सीट को और उसको नहीं मिली है, तो वो व्यक्ति चले जाने पर अगर उसने सेम ट्रेड का करा है अप्लाई, तो उसको प्लॉट करने पर उसको वो विकल्प पर उसको वो सीट प्रदान कर दी जाएगी। उच्चीकरण की प्रक्रिया में उच्चीकृत हुए अभ्यर्थी को अपने प्रथम चरण के प्रवेशित ITI में संपर्क करना होगा। जिस चरण में आपने प्रवेश लिया था उसी चरण में की ITI में आपको संपर्क करना होगा और वहाँ पर आप अपना प्लॉट किया हुआ वैकेंसी पा सकते हैं वहाँ जा कर के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां चरण है जो कि पूर्णतः क्या प्रक्रिया रहेगी। पंचम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रथम द्वितीय तृतीय व चतुर्थ चरण की प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण होने के उपरांत रिक्त रह गई ITI वार व्यवसाय वार सीटों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश जनपद स्तर की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। 5वें चरण जनपद स्तर की मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। समस्त राज्य की ITI में रिक्त रह गई समस्त सीटों को व्यवसाय वार NCVT और SCVT की अलग अलग सूची
जनपदों के राजकीय ITI के लॉगिन पर प्रस्तुत होगी। कितनी NCBT में सीट रह गई हैं और कितनी SCBT में सीट रह गई जो अभी तक प्रदर्शित होती आई हैं। समस्त राजकीय ITI द्वारा व्यवसायवार व्यक्तियों को अपने अपने ITI के सूचना पट पर भी प्रदर्शित की जाएंगी। आप किसी भी ITI में जाकर भी पता कर सकते हैं कि इस ITI में कितनी सीट अभी बाकी हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व से पंजीकृत प्रवेशित अभ्यर्थी को जो प्रथम चरण में उपलब्ध सीटों में प्रवेशित हेतु इच्छुक हैं को विकल्प संशोधित किए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में प्रवेश हेतु आवेदन किया है उन्हें भी अधिकारी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रिक्त सीटों पर प्रचार कर हेतु प्राप्तांक भरने का उपलब्ध कराया जाएगा। जिन्होंने आपने कभी भी अगर कोई आवेदन किया है तो वो भी अपना विकल्प भर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में प्रवेश लिया है किंतु किन्हीं कारणवश अपना नाम कटा लिया उन्हें परिणामी रिक्त सीटों पर प्रवेश लेने का भी अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर आपने नाम भी कटा लिया फिर भी आप 5वें चरण की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। समस्त राजकीय ITI को द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपलब्ध व्यक्तियों के सापेक्ष अधिक से अधिक संख्या में इच्छुक अभ्यर्थी अपने प्रवेश हेतु पोर्टल पर आवेदन करें। 5वें चरण में यह गवर्नमेंट ITI के द्वारा ये अप्रिशिएट किया जाएगा कि आप अधिक से अधिक बच्चों को पोर्टल पर आवेदन कराएं। 5वें चरण की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों को अपने विकल्प संशोधित करने व नवीन आवेदन करने हेतु 5 दिवस का अवसर प्रदान किया जाएगा। 5 दिन के लिए फिर से फॉर्म खोला जाएगा, नए आवेदन भी कर सकते हो और आप रिक्त बची हुई सीटों के सापेक्ष आप फिर से दोबारा से ऑनलाइन चॉइस फिलिंग भी भर सकते हो। राजकीय ITI को प्रथम चरण में किए जाने वाले प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था शिथिल रहेगी, अर्थात रिक्त सीटों पर वर्गवार आरक्षण लागू नहीं होगा। 5वें चरण में चाहे आपकी इधर देखिए प्राइवेट ITI हो चाहे गवर्नमेंट ITI हो, आरक्षण व्यवस्था कोई नहीं रहेगी। जो जैसा आएगा उसका वैसा उस तरह से मेरिट के अनुसार उसका साधारण तरीके से उसका एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, उसको सीट दे दी जाएगी। जनपद स्तर पर रिक्त सीटों को भरे जाने की कार्रवाई नोडल प्रधानाचार्य समिति के द्वारा की जाएगी। गवर्नमेंट ITI में 5वें चरण में रिक्त सीटों के सापेक्ष पूर्व से पंजीकृत तथा नवीन आवेदित अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर लॉगिन करते हुए मेरिट के प्रपत्र को प्रिंट कर उसे जमा किया जाएगा। 5वें चरण में यदि आप गवर्नमेंट ITI में यदि आप एडमिशन के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं तो आपने जो ऑनलाइन किया है उसकी मेरिट प्रपत्र जो 4थे चरण में जो आपने किया था मेरिट प्रपत्र निकला है उसको जमा करना होगा आपको गवर्नमेंट ITI में। तो वहाँ से आप तभी आपका माना जाएगा आपने अप्लाई किया। यदि किसी भी आवेदित अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में मेरिट के प्रपत्र का प्रिंट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो उसे प्रवेश समिति द्वारा कोई विचार नहीं किया जाए। आपने ऑनलाइन तो कर दिया लेकिन आपने समिति यानी कि नोडल पर आपने कोई भी प्रवेश प्रपत्र जमा नहीं कराया तो इसका ये माना जाएगा कि आप लेने की इच्छुक नहीं हैं और इस पर जो प्रवेश समिति है वो कुछ भी विचार नहीं करेगी। समिति द्वारा प्रथमतः ऐसे अभ्यर्थियों को उनके विकल्प के अनुरूप सीट आवंटित की जाएगी जिन्होंने प्रक्रिया के प्रारंभ में ही आवेदन किया था, यानी कि जब फॉर्म भरना प्रारंभ हुए थे उनको पहले वरीयता दी जाएगी। समिति द्वारा रिक्त सीटों के आवंटन निर्धारित तिथि पर जारी कर दिया जाएगा परिणाम। और इस तरह से राजकीय ITI के साथ साथ प्राइवेट ITI में भी आपने जो फॉर्म फिल किए हैं उसके अकॉर्डिंग बिना किसी आरक्षण के आपको वहाँ भी एडमिशन लेने की सुविधा प्राप्त होगी। तो यदि आप ITI एडमिशन में आवेदन करने वाले हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस ट्रेड से ITI करना चाहते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें क्योंकि हम ITI के फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ITI एडमिशन 2026 की प्रक्रिया आपके समझ में आ गई हो, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।